सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। और कैसे हो? सभी बड़े होंगे। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। स्टडी आप यही है कि कंटिन्यूस जारी रखना और जीके पर भी विशेष रूप से ध्यान देना। ये तो आपका कवर हो ही जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा है जीके का। जीके विषय कवर करते रहो। आज नया चैप्टर स्टार्ट करें अपन, चैप्टर 6। मानव परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र। ह्यूमन सर्क्यूलेटरी सिस्टम। इसको रक्त परिसंचरण तंत्र भी कह सकते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र अर्थात इसको रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। तो देखिए, पहले तो अपन ये शब्द समझते हैं, परिसंचरण होता क्या है। परिसंचरण ये कहीं से मिलते जुलते शब्द होते हैं। देखिए, परिसंचरण, दूसरा परिवहन, परिवहन, तीसरा अभिगमन, 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 संवहन, संवहन। ये देखा जाए तो सभी एक ही जैसे शब्द है, यानी एक तरह से पर्यायवाची शब्द है। तो ज्यादातर शब्दों में प्रयोग किया जाता है ना। तो परिसंचरण भी कहा जाता है, इसको परिवहन भी कहा जाता है, इसको अभिगमन भी कहा जाता है, इसको संवहन भी कहा जाता है। ज्यादातर बुक्स में जो मिलेगा ना, तो या तो परिसंचरण के रूप में मिलेगा या फिर संवहन के रूप में मिलेगा। तो इस प्रकार से हम अध्ययन कर रहे हैं मानव परिसंचरण तंत्र, यानी परिसंचरण तंत्र होता क्या है। अब देखिए, इससे तो आपको स्पष्ट हो जाता है परिसंचरण यानी द्रव के रूप में है। ये परिवहन में क्या होता है कि इसमें द्रव भी हो सकता है और प्लस इसमें ठोस जो वस्तुएं होती है ना, उसके संदर्भ में भी ये काम लिया जा सकता है। इसमें द्रव भी हो सकता है, इसमें ठोस जो है ना वस्तुएं, उसके संदर्भ में भी काम लिया जा सकता है। और संवहन इंडिविजुअल द्रव के ऊपर रहेगा। उसी प्रकार से जो परिसंचरण है वो भी द्रव के ऊपर रहेगा। तो बिल्कुल राइट है कि मानव का जो रक्त है वह द्रव रूप में होता है, यानी कि तरल संयोजी ऊतक है। मानव का जो रक्त रहता है वह क्या है, तरल संयोजी ऊतक। उस तरल संयोजी ऊतक के अंदर ही विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिले रहते हैं, जो रक्त के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। तो पहले हम इसकी जो है ना लैंग्वेज परिभाषा देखते हैं। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र ऐसा तंत्र जिसमें गैसीय पदार्थ प्लस पोषक पदार्थ और प्लस उत्सर्जी पदार्थ। देखिए, ऐसा तंत्र जिसमें गैसीय पदार्थ, पोषक पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं,
क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। एक बार देखिए, ऐसा तंत्र जिसमें गैसीय पदार्थ, पोषक पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिसंचरण। यानी पहुंचाता है ये, तो ये मतलब पहुंचाने का कार्य भी करता है, तो इस प्रकार से परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो अलग लाइन लिखाने की जरूरत नहीं है, अब फिर नहीं याद रहे तो चलो कर लो नोट। ऐसा, क्योंकि ये भाई परिभाषा तो आएगी नहीं वहां आपकी वहां पर कि भाई इस पर परिभाषा पूछा। हाँ ये जरूर है कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि इन तीन पदार्थों का क्या होता है? परिसंचरण होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। ऐसा तंत्र जो गैसीय पदार्थों गैसीय पदार्थों पोषक पदार्थों व उत्सर्जी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसकी परिभाषा है, किसकी? परिसंचरण तंत्र की। देखिए, ऐसा तंत्र जो गैसीय पदार्थों, पोषक पदार्थों व उत्सर्जी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से तीनों जो पदार्थ है अलग अलग स्थानों पर पहुंचते हैं। गैसीय पदार्थों का मतलब समझ गए होंगे आप, O2 तो अंदर ली जाती है और जो है ना श्वसन की क्रिया में, यानी श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें क्या है? O2 तो अंदर ली जाती है और CO2 को बाहर निकाला जाता है। CO2 बाहर निकाली जाती है। अब गैसीय पदार्थ में क्या क्या आएंगे? देखिए, श्वसन की क्रिया के द्वारा हम O2 लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि O2 अंदर जाती हो, गैसें तो बहुत सारी अंदर जाती है, मतलब वायु तो है। देखिए, वायु, बाहरी जो वायुमंडल है उसमें वायु का जो संघटन होता है वो कितना होता है? देखिए, 78% तो क्या रहती है? नाइट्रोजन। याद रखना, प्रकृति में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी इसका प्रतिशत 78 से 80 भी हो सकता है ये। तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद पाई जाती है, वैसे एक्यूरेट मान तो रहता है 20.94%, लेकिन बुक्स के हिसाब से लग रहा है ये 20 से 21 के लगभग मानी जाती है। 20 से 21% ये पाई जाती है। इसके अलावा 0.03% ये पाई जाती है। कौन सी? इसका तो याद रखेगा ना, ये O2 है और ये CO2 है, CO2 ये। तो ज्यादातर आपने देखा 99% के लगभग इसका औसतन आ जाता है, मतलब प्रतिशत। और जैसे अपन कहे 0.96 या 97 के लगभग और दूसरी गैसें पाई जाती प्रतिशत के। इसमें देखिए, जैसे हाइड्रोजन है ना, नियान H2S है, CO है और कई गैसें, यानी जितने भी गैसें बचे ना, किनको छोड़ करके, तीन को छोड़ के, सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, उसके बाद 20 से 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो ये देखिए, गैसें तो वायु जब अपन श्वसन की क्रिया मतलब करते हैं तो उसमें O2 के साथ और विभिन्न सभी प्रकार की गैसें पाई जाती है, अंदर जाती है। लेकिन
फेफड़ों के अंदर ये श्वास नली के दोनों ओर ये दो भाग है ना, श्वसनिया कहलाते हैं इसके। अच्छी तरह इसको समझना। जैसे ये नासिका, ये मुख, ये मुख वो इस प्रकार से पाई जाती है। ये दोनों नासा छिद्र, जो ये होता है ना मुख गुहा का अंतिम भाग, वहां पर खुलती है और ये एक तंतु पाया जाता है। अली जीव्या कहा जाता है इसको, अली जीव्या। यहां पर ये फिर ग्रशिका, ये ग्रशिका, ग्रशिका के यहाँ पर जो है थोड़ी फूल करके थोड़ी है ना बड़ी हो जाएगी ग्रशिका, यहाँ पर एक खंड का निर्माण होगा। और फिर ये श्वास नली, ये श्वास नली, श्वास नली नीचे जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है। कौन? श्वास नली दो भागों में, और प्रत्येक पर जो है एक फेफड़ा लगा होता है। ये समझ लेना, श्वसन वाले में इसका अध्ययन करेंगे। ये जो दायां जो भाग है उसका फेफड़ा, यानी फेफड़ा का मतलब लंग्स, 1, 2 और 3 भागों में बटा होता है, जबकि बाएं ओर का जो फेफड़ा है वो 2 भागों में यानी 2 पालियों में बटा रहता है। मेन समझ रहे हम कि जो श्वसन की क्रिया में O2 नासिका के द्वारा अंदर जाती है। ऐसा नहीं कि भाई O2 ही नासिका के द्वारा ही जाएगी, मुंह के द्वारा भी श्वसन करते हैं, लेकिन सामान्यतः क्या होता है O2 मतलब नासिका द्वारा O2 को ग्रहण करना या श्वसन की क्रिया करना एक अच्छा माना जाता है। नेचुरल रूप से O2 नासिका मार्ग द्वारा अंदर जाएगी, लेकिन सवाल उठ रहा है कि और अन्य गैसें क्यों नहीं जाती है? तो मिक्स तो रहती है गैसें, लेकिन देखिए जो ही एक और रीजन इसका समझना, जैसे आपने पहले क्लासों में अध्ययन किया होगा, एन का मतलब नाइट्रोजन, इसका जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है? 14। अब ये इसका अणु है, तो अणु के रूप में देखें ना, तो एक परमाणु का भार 14, दूसरे परमाणु का भार 14, तो कितना हुआ? 28। उसी प्रकार से O2 जो है, O2 क्या है? अणु है ये भी क्या है? अणु। यहाँ पर इसके परमाणु, इसका परमाणु भार होता है 16 और दूसरा अणु इसका परमाणु भार 16, दोनों को अणु के रूप में जोड़ेंगे तो यहाँ कितना है? 32। तो हमेशा याद रखो, कई कंपटीशनों में भी आता है कि गैसें तो बहुत सारे, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, वो क्यों नहीं जाती है अंदर श्वसन में, मतलब वो, लेकिन O2 अंदर क्यों जाती है? तो हमेशा समझ जाना आप, O2 का जो है आणविक भार है ना, आणविक भार मतलब आंशिक दाब, आणविक भार अणु अधिक होने के कारण वातावरण में O2 का आंशिक दाब अधिक होता है, यानी O2 दाब उत्पन्न करती है बाहर वातावरण में, इसलिए O2 जो है ना अंदर की तरफ प्रवेश करती है, अर्थात फेफड़ों में। ये देखिए ये O2 नासिका के द्वारा आगे फेफड़ों में बढ़ गई है O2। अब O2 के साथ क्या है? और दूसरे गैसें जैसे N2 और अन्य गैसें भी मान लो, लेकिन ये कोई भी जो है ना, ये जो कूपिका रहती है, इसकी कूपिका की एक झिल्ली रहती है, तो ये O2 जो है आंशिक दाब के कारण इस कूपिका की झिल्ली में क्या है? अंदर प्रवेश करेगी, और यहाँ पर रक्तवाहिनियां रहती है, ये रक्तवाहिनियां, तो जो O2 रहती है ये कूपिका है, फेफड़ों की कूपिका, तो ये इसमें श्वास जो है ना, श्वसन नली, ये श्वसनी, ये तो श्वास नली, श्वास नली ट्रेकिया, और ये होती है श्वसनिया, श्वसनिया, यानी श्वास नली दो भागों में नीचे आकर के दो भागों में बढ़ जाती है तो श्वसनिया कहलाती है। O2 अंदर आई तो O2, अच्छा O2 के साथ और भी गैसें हैं, लेकिन वह झिल्ली के द्वारा सिर्फ O2 अंदर जाएगी, किसमें? रक्त में विस्तृत होगी O2 ही। क्यों? क्योंकि O2 का आंशिक दाब अधिक होता है, इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ है कि परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? एक तो गैसीय पदार्थ जो श्वसन के द्वारा, दूसरे उत्सर्जी पदार्थ
पहले इसमें क्या रहा है, क्वेश्चन आ रहा था। तो गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ, वहां पर अपन ने देखा था कि गैसीय पदार्थों में O2, N2 और CO2 ये रक्त में क्या हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। लेकिन आपको याद है ये नाइट्रोजन है ना, रक्त में विस्तृत नहीं होगी। रक्त में कौन, केवल O2 ही विस्तृत होगी है, O2, और नाइट्रोजन वापस फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी। उधर श्वसन की क्रिया में जो CO2 उत्पन्न होती है, तो CO2 जो है वापस फेफड़ों के अंदर, जो फेफड़े रहते हैं ना ये, तो ये CO2 विसरण की क्रिया से कोशिकाओं से उत्पन्न होती है CO2, और ये कूपिका के अंदर भर जाएगी, यानी यहाँ से ना रक्त में से अलग हो जाएगी ये CO2, और श्वसन मार्ग द्वारा फिर ये मुंह के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार से इसका हुआ। तो कहने का मतलब गैसीय पदार्थ रक्त के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। O2 तो पहुंच गई फेफड़ों तक, और फेफड़ों से O2 जो है ना पहुंची है, वो कहाँ तक पहुंची है, मतलब मुंह के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। लेकिन फेफड़ों में आए कहाँ से, रक्त से। तो रक्त ने क्या किया, O2 को तो कोशिकाओं तक पहुंचाता है। सीधी बात, मतलब सीधी बात हमें ये है कि जो O2 है वो रक्त द्वारा कहाँ पहुंचती है, कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में जो CO2 उत्पन्न होती है वह रक्त द्वारा ही कहाँ पर, फेफड़ों में पहुंचती है, और फेफड़ों द्वारा उनका बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से गैसीय पदार्थों का परिवहन हुआ है। इसके बाद पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ के रूप में अपन हम रोजाना भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या है, रक्त में विस्तृत हो जाते हैं। ये पाचन तंत्र में पढ़ेंगे अपन, तो मतलब है ना, रक्त में विस्तृत हो जाते हैं पोषक पदार्थ। कौन है पोषक पदार्थ, मुख्यतः क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। ये रक्त में विस्तृत होकर के और कहाँ पहुंच जाता है, कोशिकाओं में। इसके अलावा देखिए पोषक पदार्थ में ग्लूकोज आ गया, प्रोटीन आ गया, प्रोटीन, फेट आ गया, फेट यानी कि वसा, है ना। और ये प्रोटीन तो सीधा का सीधा एकदम मिलेगा नहीं, काय के रूप में पाया जाए, सरल तरीका क्या है इसकी, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। ये सब और भी देखा जाए तो और भी है, लवण यानी कि साल्ट, खनिज लवण जो होते हैं ना वो, विटामिन, विटामिन, ये सब पोषक पदार्थ हैं। तो रक्त के द्वारा कहाँ पहुंच जाते हैं, कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। इसके बाद है उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, पोषक पदार्थ जो होते हैं वह अपने स्थानों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते, भाई भोजन ग्रहण करने के बाद जो लाभकारी पदार्थ है वो तो अवशोषित हो जाएंगे, लेकिन जो उसमें हानिकारक पदार्थ है जो अपशिष्ट पदार्थ का रूप धारण कर लेते हैं वो क्या कहलाएंगे, उत्सर्जी पदार्थ कहलाएंगे। तो ये उत्सर्जी पदार्थ है, कहाँ होंगे, रक्त से अलग होंगे, और रक्त इनको कहाँ पहुंचाएगा, किडनी में पहुंचाएगा, यानी कि वृक्क में, और वृक्क में जाकर के मूत्र के रूप में ये बाहर निकल जाएंगे। तो इस कार्य भी किसने किया, परिसंचरण। ये काफी विस्तृत रूप से मैंने आपको समझा दिया। तो इस प्रकार से ये चलते हैं आगे। तो परिसंचरण तंत्र की परिभाषा होगी। अब परिसंचरण तंत्र में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, परिसंचरण तंत्र के भाग, परिसंचरण तंत्र के भाग, इसको नोट करना आप एक तरह से। पहली परिभाषा की, दूसरा परिसंचरण तंत्र के भाग। तो परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं मुख्यतः। नंबर 1 में तो होता है रक्त, पहला स्थान रखता है रक्त यानी कि रुधिर, रुधिर। और दूसरा जो भाग होता है हृदय, हृदय जो पंप का कार्य करता है। और तीसरा भाग होती है रक्त वाहिनियां, रक्त यानी भी बोल सकते हैं इनको वाहिनियां, वाहिनियां कहीं होती है पर रक्त ही कहेंगे इनको, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां। ये तो किसके भाग है, ये परिसंचरण तंत्र के भाग है। कैसे, देखिए जो पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, रक्तवाहिनियां। रक्तवाहिनियां भी कितने प्रकार की, 3 प्रकार की।
पहली तो शिराएं, दूसरी होती है धमनियां, धमनियां, और तीसरी होती है केशिकाएं, केशिकाएं, इनको शिरिकाएं भी कहते हैं। ये कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं होती बिल्कुल बारीक है ना, दागों की तरह, शिरिकाएं। ये तीनों में क्या होता है, रक्त प्रवाहित होता है। ये आपने देखा होगा, शिराएं थोड़ी सी के पतली रहती है, धमनियां मोटी होती है, मोटी भित्ती वाली होती है, और फिर है ना ये केशिकाएं बिल्कुल बारीक, जो है ना धागे धागे नुमा संरचनाएं होती है, बिल्कुल बारीक से। ये तो ये क्या पढ़ा अपन, परिसंचरण तंत्र के भाग। रुधिर तो है सही, रुधिर क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक होता है रुधिर। यानी तरल का मतलब द्रव हो गया, संयोजी का मतलब जोड़ने वाला, नाम से पता लग रहा है संयोजी। अर्थात जो रक्त होता है ना, रक्त, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। किसके अंदर, रक्त के अंदर। आगे अपन इसमें हम अध्ययन करेंगे कि जो रक्त रहता है उसके दो भाग होते हैं, रक्त के दो भाग। एक तो होता है प्लाज्मा, यानी ठोस ये द्रव भाग होता है। एक होता है ब्लड सेल, यानी रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। तो ये देखा जाए तो रक्त का जो है ना कितना 55% भाग बनाता है, कौन, रक्त प्लाज्मा, और रक्त कणिकाएं 45% भाग बनाती है। तो रक्त में विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं नेचुरली। आपने देखा होगा जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कई टाइप के पदार्थ रक्त में घुले रहते हैं, दिखाई देते नहीं है वो तो उनकी जब सैंपल लिया जाता है ना ब्लड का, उसमें टेस्ट करते हैं तो आप देखो कितने सारी सारणी बनकर आ जाती है। तो रक्त एक तरह से ऊतक है जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। और जो परिसंचरण होता है वो किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है, यानी रक्त में घुले रहते हैं वो। हृदय, हृदय क्या करता है, रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है, पंप की तरह काम करता है। किसकी तरह, पंप की तरह कार्य करता है। और उस पंप की तरह कार्य करने के कारण ही हृदय में विभिन्न अंगों से रक्त आता है और फिर हृदय विभिन्न अंगों से रक्त को पहुंचाता है। ये तो आपको पता ही होगा, जो हृदय में जो रक्त आता है शिराओं द्वारा आता है, मतलब शिराओं द्वारा रक्त हृदय में आता है, और धमनियों द्वारा रक्त हृदय से बाहर जाता है। फिर याद रहेगा, शिराएं तो क्या करती है, विभिन्न अंगों से रक्त को एकत्रित करके और किस में लाती है, हृदय में लाती है। और धमनियां क्या करती है, धमनियां जो है वह क्या करती है, याद रहेगा चित्र, रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है। और फिर ये रक्तवाहिनियां, रक्तवाहिनियां का अर्थ मैंने समझा ही दिया। तो इस प्रकार से आगे अपन अध्ययन करेंगे कि परिसंचरण तंत्र के भाग कौन कौन, भाग तो हो गए, लेकिन परिसंचरण तंत्र में रक्त क्या भूमिका निभाता है। आगे अपन देखेंगे रक्त की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर होती है। तो इसका बाकी कल अध्ययन करेंगे।